क्योंकि जब आप बैराक से पढ़ते हो तो आपने एक पेज पढ़ लिया, 2 पेज पढ़ लिया, तो आप वो लिंक भूलने लगते हो कि किस सेक्शन के बाद कौन सा सेक्शन आया था। तो चूंकि इसमें सब कुछ एक जगह पे दिया हुआ है, आप अपने फ्री टाइम में आप चाय पी रहे हैं, आप बैठ के बस चार्ट देखिए, आपने कुछ पढ़ा है और आप देख रहे हैं, तो आपको हर चीज आपको एक जगह पे फ्लैशबैक करता है कि अच्छा मैंने ये सेक्शन पढ़ा था, इसके अंदर ये था। फिर आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो आप आके अगर उसे सोने से पहले या उठने के बाद कभी एक बार भी देखेंगे तो आपको क्विक रिवीजन करने में बहुत हेल्पफुल होता है। क्योंकि मुझे लग रहा था अरे अब मैं जॉब छोड़ के पढूं, साथ में पढूं, कैसे होगा, 1 महीना भी नहीं बचा है। बट उस चीज ने मुझे उसे इतना इंस्पायर किया, क्योंकि जो लोग मुझे जानते हैं वो लोग हमेशा से जानते हैं कि मैं कितना कर सकती हूँ, कितना नहीं कर सकती हूँ, तो वो लोग तो हमेशा बोलेंगे ही। लेकिन मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जब मैंने सिर्फ एक इंटरेक्शन आपके साथ किया, उसमें भी अगर आप मुझे ये चीज बोल रहे हैं तो हो सकता है कहीं ना कहीं मुझे मेहनत कर लेनी चाहिए। तो उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिला था सर। जैसे बहुत सारे टाइम होते हैं जब आप डिमोटिवेटेड फील करते हो, तो आपके मेंटोर्स होते हैं, कभी कोई एक ऐसी बात कह जाते हैं कि अरे मतलब आप तो कर सकते हैं, आपको तो करना ही चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत छू जाती है। हेलो नमस्कार, मैं हूं तनसुख पालीवाल। लिंकिंग लॉस के इस परिवार में आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। देखो, जुडिशरी जज बनना एक छोटा सा सपना होता है जब एक इंसान सोते सोते देखता है। कई बार बंद आंखों से देखते हैं तो कई बार खुली आंखों से देखते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि खुली आंखों के सपने पूरे होने में पूरी परीक्षा ले लेते हैं इंसान की जिंदगी की। लेकिन उस परीक्षा का जब रिजल्ट आपके फेवर का रहता है ना, तो सारी जो पेन है, सारी जो दुख दर्द है, वो अपने आप में साइड में हो जाता है। आज ऐसे ही एक कैंडिडेट्स की कहानी आपके बीच में बताने जा रहा हूं, जो पिछली बार जब उनका किसी कारण से नहीं हो पाया था तो उन्होंने समाज का एक अलग रवैया देखा था। समाज इन द सेंस जो दूसरे कैंडिडेट्स या दूसरे लोग हैं जिनका इनके प्रति एक्सपेक्टेशन हो या जिनका इनके प्रति अपेक्षा है, उनका अलग रवैया देखा। और इस बार जब सिलेक्शन हुआ तो शायद एक नया रवैया देखा। पहले शायद इनको ये सुनने को मिला होगा कि जिन्होंने पढ़ाई नहीं की होगी, बहाने बना रही है, इसलिए सिलेक्शन नहीं हो पाया। और इस बार जब सिलेक्शन हो गया तो हो सकता है शायद इन्हीं के आसपास वालों ने ये कहा हो कि हमें तो पता था ये कुछ न कुछ करके दिखाएगी। खैर चलो, ये तो सब दुनियादारी की बातें, सबके साथ होता ही होता है। लेकिन हमारे बीच में जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं, स्वाति जी भार्गव। स्वाति जी भार्गव जिन्होंने मध्य प्रदेश के सिविल जज के अंदर सिविल जज बन के अपना मुकाम हासिल किया। डेफिनेटली लिंकिंग लॉ के परिवार के लिए और मेरे लिए तो बहुत प्राउड का मोमेंट है कि ऐसे कैंडिडेट जो है अपनी लाइफ के अंदर अपने स्ट्रगलिंग पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ता है। आज बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा इनसे। सो बिना देरी के सीधे मुलाकात करता हूँ। हेलो स्वाति जी, कैसे हैं आप? नमस्ते सर, मैं ठीक हूँ। तो फाइनली मतलब वो करके दिखाई दिया जो प्लानिंग व्लानिंग कर रखा था, है जी? जी, थैंक यू सर। स्वाति जी, सच सच बताना, बिना किसी तरह की मन के अंदर किसी दूसरे विचार को लाए, रिजल्ट आया, रिजल्ट में आपको पता चला कि आपका सिलेक्शन हो गया है, तो वो जो एक प्राउड का, एक फीलिंग का मोमेंट था, वो कैसे एक्सप्रेस कर पाओगे आप शब्दों में? सर मुझे लगता है ये शब्दों में, मतलब कैंडिडेट खुद उतना महसूस नहीं करता है जितना वो अपने आसपास लोगों की खुशी देखता है, उससे महसूस हम्म। होता है। तो मेरे लिए वो पल अगर मैं बोलूं तो वो मेरे मम्मी पापा की खुशी थी कि वो लोग बहुत खुश थे। मैंने उनको फोन पे जब बताया और मतलब पता चल रहा था आसपास वाले लोगों से कि वो लोग कितना खुश है, तो मुझे लगता है वो एक चीज थी जिसको मैं बहुत ज्यादा लुक फॉरवर्ड कर रही थी। बहुत ही सुलझा हुआ जवाब दिया इन्होंने। कहते हैं ना कि अपनी खूबसूरती मैं खुद तो कैसे देखूं, इसलिए ए मिरर, ए आईने, मुझे मेरी खूबसूरती दिखा। तो वैसी की वैसी बात है कि सर, सक्सेस का जो नजरिया होता है वो दूसरे लोगों की खुशी जब हमारे सामने आती है तब पता चलता है। दैट्स रियली अमेजिंग। स्वाति जी, लाइफ के अंदर जब आगे बढ़ते हैं तो एक गाइड का, एक मेंटोर का एक रोल रहता है। उनकी हर बात जो है कहीं कहीं हमें प्रभावित करती है। आपका इस बारे में जी क्या सर। कहना है? जी सर, ऐसा बहुत होता है क्योंकि आप जब एक प्रोसेस में होते हो, आप सीधे सीधे पढ़ रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे टाइम होते हैं जब आप डिमोटिवेटेड फील करते हो, तो आपके हम्म। मेंटोर्स होते हैं, कभी कोई एक ऐसी बात कह जाते हैं कि अरे मतलब आप तो कर सकते हैं, आपको तो करना ही चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत छू जाती है। तो मेरे साथ भी सर ऐसे ही हुआ था। आई डोंट नो आपको याद था पहले या नहीं याद होगा आपको, बट मैंने मॉक इंटरव्यू दिया था लिंकिंग लॉस का। तब सर मेरी उतनी प्रिपरेशन नहीं थी क्योंकि तब मैं आईआरडीए में बतौर यंग प्रोफेशनल काम कर रही थी। तो हम्म। मैंने वो मॉक इंटरव्यू दे दिया। उसके एंड में आपने एक बात बोला था कि स्वाति जी आपको रिवीजन की बहुत जरूरत है।
तो अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो ये आपका लॉस नहीं है बल्कि जुडिशियल सिस्टम का लॉस होगा, क्योंकि बाकी चीजें मुझे लग रहा है कि आपका सब कुछ बहुत अच्छा है। तो उस चीज से मुझे इतना हिट किया था, क्योंकि मुझे लग रहा था अरे अब मैं जॉब छोड़ के पढूं, साथ में पढूं, कैसे होगा, 1 महीना भी नहीं बचा है। बट उस चीज ने मुझे उसे इतना इंस्पायर किया, क्योंकि जो लोग मुझे जानते हैं वो लोग हमेशा से जानते हैं कि मैं कितना कर सकती हूँ कितना नहीं कर सकती हूँ, तो वो लोग तो हमेशा बोलेंगे ही। लेकिन मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जब मैंने सिर्फ एक इंटरेक्शन आपके साथ किया, उसमें भी अगर आप मुझे ये चीज बोल रहे हैं तो हो सकता है कहीं ना कहीं मुझे मेहनत कर लेनी चाहिए। तो उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिला था सर। एग्जैक्टली देखो ऑनलाइन दुनिया की क्या करे, कमी यही होती है कि कैंडिडेट से मुलाकात तो नहीं कर पाते उनसे। अब इंटरेक्शन हमें तो कई बार ये भी पता चलता है कि हमारा ये कैंडिडेट अच्छा मॉक इंटरव्यू है तो पता चला कि अच्छा ये हमारे वो कैंडिडेट्स हैं। अच्छा आप भी मतलब इसमें रिवीजन वगैरह क्लासेस व्लासेस देखा करते थे राइट? तो जी सर, यूट्यूब पे जो भी रैपिड रिवीजन क्लासेस होती हैं वो मैं देखा करती थी। जब मैं एक कोर्स अपना बेयर एक्ट रीडिंग फिनिश किया और मैंने सोचा मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ, बट मुझे अपना टाइम यूटिलाइज करना मतलब वो है, हमारे तो जो मैं साउथ मूवी वाली क्लासेस थी, एक क्लास खल्लास इस टाइप का जो सीन जी सर, तो मैं ईयरफोन्स लगा के कोशिश करती थी कि मैं उस चीज को सुनूं समझूं, क्योंकि बहुत बार हम पढ़ते पढ़ते हो सकता है कोई चीज मिस कर रहे हैं, जो हो सकता है आपने बता दी हो या किसी और आपकी एजुकेटर ने बता पढ़ाई दी के हो, अंदर तो आपकी एक पढ़ाई लिंक के बन रहा हो। आपकी पढ़ाई के अंदर आप किसी तरीके से चीजों को इस तरह से लिंक करने का तड़का वड़का लगाया करते थे स्वाति जी? जी सर, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि एक दो बार आप चाहें तो ऐसे ही पढ़ लें, एज इट इज जैसा बेयरैक दिया है। बट अगर आपको उसे समझना है, उसे याद रखना है लॉन्गर टर्म में, तो लिंकिंग बहुत जरूरी हो जाती है। नॉट सिर्फ कि उसे याद रखा जाए, बट इसलिए भी कि अगर आप मेंस का आंसर लिखेंगे तो आप एक जगह पे अगर प्रोविजन होगा तो आपके लिए इजी हो जाता है। सर इंटरव्यू में भी आपसे क्वेश्चंस जो आजकल पूछे जाते हैं वो बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज पे बेस्ड होते हैं। हम्म। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप लिंक नहीं कर रहे, सिर्फ थ्योरी एक साथ पढ़े जा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो मैं भी अपने बेयर एक्ट के साइड में जो प्रोविजंस होते हैं तो लिख लेती थी कि किसी और एक्ट में ये कहाँ पर है, अगर अटैचमेंट सीपीसी में यहाँ है तो सीआरपीसी में कहाँ पे है, क्या पता क्वेश्चंस कैसे फॉर्म होगा और मुझे कैसे आंसर देने की जरूरत पड़े। Exactly. So, again, in a single line, we can say that linking is a bit essential for today's competitive examination. यस सर, बिकॉज क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअली बनने लगे हैं, सिर्फ रेक्टिफिकेशन पे अब काम नहीं चलेगा, तो लिंकिंग बहुत जरूरी हो गया है। एग्जैक्टली अभी आपने इंटरव्यू का जिक्र किया, तो इंटरव्यू के अंदर आपसे स्पेसिफिकली किस तरीके के सवाल जवाब हुए, कितने टाइम चला आपका इंटरव्यू स्वाति जी? जी सर, मेरा इंटरव्यू अराउंड 15 to 20 मिनट्स चला था। हम्म। और मुझसे जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, स्टार्टिंग में से जनरली मैंने सुना है कि एचआर क्वेश्चंस थोड़ा पूछते हैं ताकि आप कंफर्टेबल हो जाएं, उसके बाद सब्जेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट सर मुझसे कुछ ऐसा नहीं पूछा गया था कि आपका कॉलेज क्या है या कुछ भी, सीधे उन्होंने लॉ के क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर दिया था। अतः तो जब वो ब्रह्मास्त्र सीधा ही छोड़ सीधे दिया? अच्छा जी ठीक सर, है। सीधे लीगल के क्वेश्चंस पूछे गए थे। मतलब काफी क्वेश्चंस पूछे उन्होंने, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी थे। उन्होंने पूछा कि अगर 25,000 रुपीज से नीचे तक का सूट वैल्यू है तो क्या किया जाएगा। तो मैंने बताया कि सर सेकंड अपील नहीं हो सकती। तो उन्होंने उस पे ही बिल्डअप किया कि तो फिर आपके पास क्या रेमेडी होगी। हम्म। उसके अलावा सर पूछा गया कि प्राइमरी एविडेंस क्या होते हैं, सेकेंडरी एविडेंस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पेश किए जा सकते हैं क्या, अगर किए जा सकते हैं तो क्या प्रोसीजर फॉलो करना रहेगा, अगर फोन टेपिंग किया है तो फिर क्या प्रोसीजर रहेगा, उसकी क्या वैल्यू है। सर पूछा गया था टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के बारे में आप क्या जानती हैं, डॉक एविडेंस के बारे में क्या जानती हैं, टीआईपी की वैल्यू कितनी है। फिर सर डॉक यानी कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस यू आर टॉकिंग? यस सर। हम्म। सर इसके बाद पूछा गया था कि मान लीजिए एक्सपर्ट एविडेंस है तो उसकी क्या वैल्यू होगी। फिर हम्म। उन्होंने पूछा कि अगर दो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने अलग अलग ओपिनियन दे दिया, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगी। फिर उन्होंने बोला कि अगर एक ही डॉक्टर है, उसने दो अलग अलग ओपिनियन दे दिए, तब आप क्या करेंगी। फिर उन्होंने उसी चीज को आगे ले जाके पूछा कि मान लीजिए डॉक्टर ने लिख दिया अब्रेशन से इंजरी हुई है, पर ऐसा भी दिखा रहे हैं कि गोली चलाने से इंजरी हुई है, तो आप क्या करेंगी। तो बेसिकली सर जो भी क्वेश्चंस वो पूछ रहे थे उसका हर उसमें वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट एक एक कदम आगे जाके पूछ रहे थे। फिर जैसे उनको पता चला कि मैंने इंश्योरेंस सेक्टर में काम किया है, तो सर उन्होंने मुझसे पूछा कि मान लीजिए इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन से आपको अवार्ड मिल गया है आपके फेवर में, पर उसके पहले आप जिससे पहले एग्जीक्यूट करवाते आप की मृत्यु कारित हो जाती है, तो फिर आपके लीगल हेयर्स के पास क्या रेमेडी है। तो सर वो सक्सेशन सर्टिफिकेट से रिलेटेड उनका क्वेश्चन आगे चलता गया।
तो सर इन टॉपिक्स पे काफी क्वेश्चंस पूछे गए थे। फिर मैं यहाँ पर मैंने आप सब अपने लोगों को बताना चाहता हूँ ऑम्बड्समैन क्या होता है। ऑम्बड्समैन बेसिकली जैसे लोकपाल का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, तो ठीक उसी तरीके से ये कॉन्सेप्ट होता है ऑम्बड्समैन का। मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ अगर आपको कोई शिकायत विकायत करनी होती है या इंश्योरेंस डिस्प्यूट का कोई मैटर होता है, तो वो ऑम्बड्समैन के पास में एक तरीके से जाता है। और अगर आपकी कार्य प्रणाली से खुश है तो आपके फेवर के अंदर रिवॉर्ड भी कर सकते हैं। तो इनसे ये सवाल ही पूछेगा, अब रिवॉर्ड रिवॉर्ड से पहले सपोज करो कि आप भगवान जी के पास चलेंगे, तो आपका रिवॉर्ड आपके सक्सेसर में किस तरीके से जो है आगे सक्सीड करेगा। ऐसा ही कुछ सवाल था स्वाति जी? जी 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 सर, तो ओके। ये सब पूछा गया। फिर मेरा जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म था, उन्होंने सब कुछ पूछ लिया और वो थोड़ा श्योर हो गए कि ठीक है अब कुछ बचा नहीं है, तब उन्होंने वो एप्लीकेशन फॉर्म खोला और उन्होंने पढ़ा कि मैंने मेंशन किया था कि सर आई लाइक रीडिंग लीगल ब्लॉग्स एंड वेबसाइट्स। तो उन्होंने पूछा कि इसका क्या मतलब है आपसे, तो मैंने बताया कि सर जब भी मुझे मौका मिलता है और मेरा फ्री टाइम होता है तो लाइव लॉ हो गया, बार एंड बेंच हो गया, मैं वो पढ़ना पसंद करती हूँ, अपडेटेड रहती हूँ थोड़ा। तो उन्होंने पूछा कि रीसेंट केस लॉस पढ़ती हैं क्या आप। तो जब मैंने बोला जी सर मैं कोशिश करती हूँ, तो उन्होंने बोला कि आप कोई भी 5 एपेक्स कोर्ट के जजमेंट्स बता सकती हैं जो अभी रिसेंटली आए हैं। तो तो मैंने बोला मैं यहाँ पर आपको बीच में रोक रहा हूँ स्वाति जी, जी जी लेकिन जी। मुझे बताइए कि आपको ये नहीं लग रहा कि आपने यहाँ पर जो है थोड़ा अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम भी कर दिया था कि चला चला के आ बैल मुझे मार नहीं? जी सर, लेकिन मुझे पता था कि अगर मैंने ये मेंशन किया तो मुझे प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में करनी है। तो हम्म। थोड़ा ट्रिकी था क्योंकि उन्होंने पूछा था कि आपके बारे में कोई ऐसी क्वालिटी बताइए जो आपको जज बनने में आगे सहायक हो, जैसे हॉबी इत्यादि। तो मैं ये तो समझ गई थी कि मेरी कोई ऐसी हॉबी नहीं है जो मुझे जज बनने में आगे हेल्प करेगी। लोग मतलब लिख देते हैं सिंगिंग डांसिंग, बट मुझे वो पर्सनली थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था कि मैं ओके। ये चीज लिखकर बोलूं कि आगे मुझे हेल्प करेगा। तो मैंने जब ये लिखा था तो मुझे पता था कि या तो इससे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा या फिर नहीं होगा। मतलब तो आप पूरे चाणक्य बन के गए थे वहां पर हैं? मतलब देखो मैं आपको जी समझाता सर। हूँ एक्चुअली कहानी हुई किस तरीके से। इनसे एक डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया जाता है जो कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए अपीयर होने वाले हैं। तो उसमें एक कॉलम होता है कि आप अपने बारे में कोई ऐसी पॉजिटिव चीज बताओ जो आगे जाके आपको जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल हो सकती है। तो इन्होंने दिमाग की सारी 6 सेंसेस यूज करते हुए डाला कि मैं इसमें रीडिंग एंड क्या कहा आपने, रीडिंग एंड राइटिंग सर ब्लॉग्स। रीडिंग लीगल हाँ, ब्लॉग। हाँ एग्जैक्टली हाँ। क्योंकि ऑब्वियसली बात है जज को जिंदगी भर पढ़ना पड़ता है। तो सर मेरी जो आदत है वो जज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है, क्योंकि जज भी आरएनडी करता है, मैं भी आरएनडी करती रहती हूँ। तो ये सोचकर इन्होंने ये मेंशन है जो वहां पर किया था। ऐसे ऐसा ही कुछ सीन बना होगा। जी सर, इसलिए बट मैंने अच्छी बात पहले ये से है कि आप ही पहले से वो प्लान करके गए थे तो बच गए कुल जी मिलाकर। जी जी, तो मैंने पढ़े थे केसेस, बट हाँ मेरे लिए एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो एक साथ 5 पूछ लेंगे। तो 4 तो मैंने बहुत स्मूथली बता दिए। फिफ्थ में मैंने उनसे परमिशन ली कि सर एक एमपी हाई कोर्ट का बहुत रीसेंट जजमेंट है, मैं वो बताना चाहती हूँ और ये एपिक्स कोर्ट का नहीं है। तो लकीली जो जजमेंट मुझे आता था, तो जो बोर्ड में एक मैम थी वो उन्होंने उस जजमेंट को पास किया था। तो ओहो। वो मेरे फेवर में शायद काम कर गया होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो मैंने एक उनकी ही बेंच का जजमेंट उन्हें बताया। तो दैट्स अमेजिंग। मतलब कहीं के देखो उनको वो फेवर में काम करा नहीं करा, लेकिन कहीं के उनको ये पता चला कि भाई ये जो बच्ची है वो कितना अपडेट रखने की कोशिश कर रही है खुद को। दैट्स अ गुड थिंग। अगर मैं स्वाति जी थोड़ा सा बैक में जाऊं, फ्लैश बैक में जाऊं, तो जब आप स्टूडेंट लाइफ के अंदर थे तो आप साथ साथ में अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट के कंटेंट राइटिंग का ऐसा कुछ काम किया करते थे? स्टूडेंट लाइफ के साथ साथ, पढ़ने के साथ साथ आप ये भी करते थे? ये शौक जी था सर। या मजबूरी था या दोनों था? सर ऐसा मजबूरी नहीं था, मतलब पर मैं क्योंकि 2020 में ग्रेजुएट हो गई थी, वो कोविड ईयर था। तो जब हम्म। तक मैंने फुल फ्लेजेड अपनी प्रिपरेशन शुरू की, मेरे सारे फ्रेंड्स प्लेस्ड हो चुके थे, सब कुछ हो चुका था। और सर हम्म। मुझे ऐसा ये भी लगता था कि मैं पूरे टाइम घर पे पढ़ नहीं सकती, मैंने ये नोटिस किया। मैं कितनी भी कोशिश करूंगी तो मैं, जब तक डेडलाइन नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो मैं अपना पूरा टाइम यूज नहीं कर रही हूँ पढ़ने में। और सर एक ऐसा होता है ना, जब आपका दिमाग बहुत खाली रहता है तो बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं, आप बहुत कुछ सोचते हैं इस बारे में। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं मैं अपने इसको आप को थोड़ा बिजी रखूं। सरल शब्दों में कहते तो मतलब खाली दिमाग शैतान का घर। जी तो जी आप नहीं चाहते थे कि आपके दिमाग के अंदर किसी तरह का कोई शैतान वैतान एंट्री जी। करे। तो जब मैं खाली रहूंगी सर तो मैं सोचूंगी अरे मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है होगा या नहीं, मेरा सेकंड अटेम्प्ट है होगा या नहीं। तो मैंने सोचा उन सबको बंद करने के लिए बेस्ट तरीका ये है कि मैं कुछ करूं।
क्योंकि एंगेज रखो। ऐसा नहीं है कि मैं ऑफलाइन कोचिंग कर रही हूँ तो मैं कहीं ट्रैवल कर रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, तो बहुत जरूरत था तब मेरे मेंटल पीस के लिए भी और सेटिस्फैक्शन के लिए कि मैं किसी तरह अपने आप को इंडल्ज रखूँ। अच्छा तो स्वाति जी, सर, मैं इसी इसी चीज का एक दूसरा एंगल आपके सामने रखना चाहता हूँ। जी कई जी बार जी कैंडिडेट्स जो एक दो अटेम्प्ट देते थे उनका सक्सेसफुल अटेम्प्ट नहीं हो पाता है, तो वो जनरली मुझसे भी एक सवाल पूछते हैं कि भाई सर अब हम क्या करें, हम थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम भी आ रहा है अपने, तो क्या आप कोचिंग के इस तरह से कंटेंट तैयार करते हो तो वो क्या एक स्टूडेंट के लिए नुकसानदायक होता है क्या, कि उसको हेल्प नहीं करता? आपका सर, आपका मुझे क्या नहीं व्यू, आप लगता पर्सनली कि, काम कर चुके जी हो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। जी जी जी, मुझे लगता है सर कि वो हेल्प ही करता है आपको, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट ही की होती है तो आपको याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम्म। अगर आप बार बार, आप किसी और के लिए भी अगर क्वेश्चन बना रहे हैं या उसका एक्सप्लेनेशन लिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज जब आप काम कर रहे हो तो आपके दिमाग में भी बैठ रही है। तो जब वो सेम एग्जैक्टली। सब्जेक्ट आपको अपने एस्पिरेंट की तरह रेडी करने, और सेम सब्जेक्ट जो आप अपने किसी, आप कुछ भी समझ लीजिए सर, आप किसी भी तरह वो अपने जॉब मतलब समझिए कुछ भी। कुल मिला के हेल्पफुल रहता है। तो जी ये जी बात जी जितने भी स्टूडेंट सुन रहे हैं, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी पढ़ाई को मेंटेन करने के लिए या पढ़ाई को मैनेज करने के लिए अगर कोई साइड जॉब करना चाहता है तो कोशिश ये करें आप उस जॉब को चुने जो आपकी पढ़ाई से सप्लीमेंट हो। जी जैसे कि अगर आप कंटेंट राइटर का काम करते हो तो ये क्या होता है, ये आपकी पढ़ाई से जुड़ा हुआ है, लॉ की फील्ड में कंटेंट राइटर जुड़ जाता है। जैसे अभी हमारे लिंकिंग लॉ के साथ कई सारे इंटर्न्स कनेक्टेड हो रखे हैं, तो इसी बहाने वो सीख भी रहे हैं और कहीं कहीं जो है दो पैसों का उनका एक अर्निंग भी हो जाता है। तो ये चीज अपने आप में नेगेटिव नहीं है, इट्स अ पॉजिटिव थिंग। ये मेरा मकसद था कि जी मैं सर। स्वाति जी के जरिए आपसे ये मैसेज है जो यहाँ पे कन्वे कर रहा हूँ। चलो स्वाति जी, अब थोड़ा सा एक हंसी मजाक के माहौल की मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आपके पापा जी एडवोकेट है, राइट? जी लेकिन उनके ऑफिस में जाने से आपको थोड़ा डर लगता था, क्या ये सही है जी या अफवाह है? जी सर जी, ये सही है। क्योंकि सर मतलब मेरे पापा ने तो मुझे बोला कि अरे क्लैट के माध्यम से करो, तुम्हारा 5 ईयर लॉ कोर्स है। तो हम्म। हमेशा एक वो, मुझे ऐसा होता है ना, आप अपने बच्चों को बहुत मोटिवेट करते हो, लेकिन जब आप मोटिवेट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप उन्हें थोड़ा सा हाइप कर देते हो कि अरे इसने तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, आप सबको बता रहे हो। तो मुझे बहुत डर लगता था कि मैं ऑफिस में जाऊंगी और मुझे प्रैक्टिकल कुछ आता नहीं है, तो कहीं ऐसा ना हो कुछ ऐसा पूछ लें जो मुझे आता ही नहीं है, या फिर मेरा बेइज्जती कोई हो जाए डाउट है। फालतू की पापा के सामने हाँ, अपने। और फिर वो बोलेंगे कि अरे तुमको ये नहीं आता, इसलिए भेजा था तुमको। वैसे मैं आपको बात तो बताना थोड़ा चाहता सा हूँ, डर, जी ये जो स्वाति जी बता रहा है ना, ये एक नेचुरल चीज है। पता है क्या होता है, आपके पापा कह दो या भैया कह दो जो भी है, तो अगर आप उनके सामने जाते हो और आप खास कर तब आप जब आपने एलएलयू वैल्यू से पढ़ाई वढ़ाई कर रखा है और आपसे वो कोई सवाल पूछे और किसी कारणवश आप जवाब नहीं दे पाओ, तो ऐसा लगता है यार ये भी नहीं आता तेरे को। देख ऐसे होता तो हमें बड़ा वो एकदम फील होता है कि पापा कोई सवाल ना पूछ ले वगैरह वगैरह। और कहीं पापा को ऐसा ना लग जाए कि अच्छा अब बेटी बड़ी हो गई है मेरे से सवाल जवाब करेगी लॉ के संबंध में। तो दोनों तरफा हो सकता है। तो ये एक नेचुरल चीज है जो मतलब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके भी अगर नोन में फादर साहब अगर कोई या मदर वगैरह एडवोकेट हैं तो क्या आप भी उनके ऑफिस में एकदम बेधड़क होकर चले जाते हो या आप भी थोड़ा सा शायद खुद को फील एज करवाते हो? स्वाति जी, एंड में एक मुद्दा आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि लिंकिंग टेक्निक आप इस्तेमाल करते हो और आपको लगता है कि वो आज के जमाने के लिए ठीक टेक्निक है, तो जी ये जो जी आप लिंकिंग चार्ट्स वगैरह हैं इनसे भी जो हमारा तरीका हमने सिर्फ कंटेंट में डाल रखा है, व्हाट डू यू थिंक इट्स आल्सो वर्क? जी सर, मैंने खुद ने लिंकिंग चार्ट्स लिए थे, तो काइंडली हाँ मतलब ये, उसका। जी सर, तो ये हेल्प तो आपको बहुत करता है, क्योंकि जब आप बैराक से पढ़ते हो तो आपने एक पेज पढ़ लिया, दो पेज पढ़ लिया, तो आप वो लिंक भूलने लगते हो कि किस सेक्शन के बाद हम्म। कौन सा सेक्शन आया था। तो हम्म। चूंकि इसमें सब कुछ एक जगह पे दिया हुआ है, आप अपने फ्री टाइम में आप चाय पी रहे हैं, आप बैठ के बस चार्ट देखिए, आपने कुछ पढ़ा है और आप देख रहे हैं, तो आपको हर चीज आपको एक जगह पे फ्लैशबैक करता है कि अच्छा मैंने ये सेक्शन पढ़ा था, इसके अंदर ये था। फिर आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो आप आके अगर उसे सोने से पहले या उठने के बाद कभी एक बार भी देखेंगे तो आपको क्विक रिवीजन करने में बहुत हेल्पफुल होता है। बहुत हेल्पफुल है जो होता है। एक अंतिम जी सवाल जी आपसे पूछना चाहता हूँ स्वाति जी। आज से लगभग 5-6 साल पहले जब मैंने इस लिंकिंग वाला टेक्निक स्टार्ट किया था, तो शुरुआती दौर में हम ऑफलाइन थे, ऑब्वियस सी बात है, सारे सब जी तक चीजें पहुंच नहीं पाती। जैसे आज आप एम भी बैठे हो तो ऑनलाइन एक कनेक्टिविटी जुड़ जाती है कि हाँ आप उसको आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो घर पर, पहले ऑफलाइन इतना नहीं था। तो आपको क्या लगता है कि मुझे इस लिंकिंग टेक्निक को कंटिन्यू रखना चाहिए या मुझे इस टेक्निक के अंदर बदलाव लाना चाहिए कि नहीं सर आप तो पुरानी ट्रेडिशनल टेक्निक पे जाओ, आपका क्या मानना है? नहीं सर, बिल्कुल मुझे लगता है आपको इसी टेक्निक को आगे ले जाना चाहिए,
क्योंकि आजकल जिस तरीके से क्वेश्चन पेपर बन रहे हैं, जिस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो बोलते हैं अरे मुझसे चीजें रटी नहीं जाती, तो क्या मैं जुडिशरी एग्जाम निकाल पाऊंगा या नहीं। तो मुझे लगता है कि रटने के भी तरीके होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एकदम बैठ के 1 2 3 4 आप गिने जा रहे हो कि यही 4 चीजें हैं। तो ये जो लिंकिंग टेक्निक होती है, कहीं ना कहीं आप एक प्रोविजन याद करोगे तो आपको आने वाले 4 प्रोविजन अपने आप याद आएंगे कि मैंने ये वाला ऑर्डर पढ़ा है तो मुझे ये रूल भी याद आएगा, इसके साथ ये सेक्शन भी याद आएगा, किसी और एक्ट का कोई और सेक्शन भी याद आएगा। तो ये जो लोगों को प्रॉब्लम होती है ना, अरे मुझसे रटा नहीं जाता, तो कहीं ना कहीं अगर आप स्मार्टली लिंकिंग टेक्निक से पढ़ेंगे तो वो भी बहुत ईजी हो जाता है। बहुत इजी हो जाता है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा जी इसमें एक सर। और अमेंड करना चाहता हूँ कि देखो, रटने का नाम कहना ही अपने आप में अलग चीज हो जाता है। अगर हम किसी चीज को समझ लेते हैं ना, और कॉन्सेप्ट को समझने के बाद जब उसका ऑटोमेटिकली लिंक कनेक्ट हो जाता है ना, तो वो चीजें हम भूलने लायक रहती भी जी नहीं है। तो वो फर्क पड़ता है। क्या कहते हैं ना, देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, वैसे मैं क्लास में भी देता हूँ स्वाति जी, कि दुल्हन एकदम रेडी होके खड़ी है रिसेप्शन पे, और दुल्हन के पास में उसकी एक सहेली है जिसने येलो कलर का सूट पहन रखा है वगैरह वगैरह। तो अब यूं तो हो सकता है कि आप उसको याद नहीं रख, लेकिन ये लिंक अगर आप जोड़ दो कि अच्छा जो दुल्हन के पास में खड़ी थी ना वो वाली, तो तुरंत जो है आपको चीजें याद रह जाती है। तो उसी तरीके से पढ़ाई के दौरान भी हमें क्या करना पड़ता है, कई कॉन्सेप्चुअल चीजों को लिंक करना पड़ता है। अब चाहे आप उसको किसी भी एंगल से समझे, प्रीवियस कन्विक्शन एक वर्ड आ गया, हमने इसको कनेक्ट कर दिया अलग अलग चीजों से। प्रीवियस कनेक्शन इंडियन पीनल कोड सेक्शन 75 में लेके चले गए। का सीआरपीसी के कंपाउंडिंग में प्रीवियस कनेक्शन हो तो कंपाउंड ही नहीं कर सकते, अगर एनहांस का रूल आ जाता है तो। सेक्शन 360 प्रोविजन का बेनिफिट नहीं दे सकते। सेक्शन आपकी 298 प्रीवियस कनेक्शन प्रूफ कैसे की जानी है, ट्रायल के समय प्रीवियस कनेक्शन प्रूफ करना 236। तो ऐसे कई सारे सेगमेंट होते हैं जो आपस में ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, कनेक्ट है जो हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और अब हमारे जज साहिबा ने, स्वाति जी ने इस बात की हरी झंडी दे दी कि नहीं सर, आपने हमको पढ़ाया, आप इसी तरीके से इसको आगे पढ़ाएंगे तो डेफिनेटली वी विल डू दैट। स्वाति जी, मैं दिल से एक बात आपसे कहना चाहता हूं, और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि अब आप जज बन चुके हैं, मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं, जो मैंने आपसे मॉक इंटरव्यू के एंड में भी कही थी, कि अगर आप जज नहीं बनते हैं तो ये नुकसान सिस्टम को होगा। और अगर अभी भी अगर आपने किसी कारण से मान लो मानस चेंज कर दिया कि नहीं सर मैं ज्वाइन नहीं करूंगी, तो मैं सीरियसली कह रहा हूं अभी भी वो नुकसान सिस्टम को होगा, क्योंकि हमारे देश को वाकई में आप सभी जजेस की बहुत जरूरत है। डेमोक्रेसी थैंक नीड, यू सर, थैंक यू सो मच। है ना। आप जिस चीज की ओर आगे बढ़ रहे हो ना, आप मैं बता रहा हूँ आपको, देखना समय बताएगा आपको कि किस तरीके से आप कुछ ऐसे इंसान की जिनके पास कोई उम्मीद नहीं होती है सिवाय आप लोगों के, वो अपनी लास्ट होप लेकर आपके पास आता है कि भाई अब सब कुछ पूरे समाज ने हमको डाउन कर दिया है, धोखा दे दिया है, लेकिन अभी भी शायद जो है कोर्ट से हमको न्याय मिलेगा। और कोर्ट से न्याय मिलने का मतलब जज से न्याय मिलना, और जज का आज के समय के अंदर एक नाम क्या है, स्वाति भारत, और वो आपको इससे आगे मूव ऑन करना है। ईश्वर से प्रार्थना है कि थैंक यू आप सर, आगे हाई थैंक यू सो कोर्ट और मच। सुप्रीम कोर्ट तक जरूर आगे बढ़े। बस अपने इस लिंकिंग सर को और हमारे लिंकिंग लॉ के छोटे से परिवार को कभी भूलना मत, ठीक है। बीच बीच हम आपको जी और मोटिवेशन के लिए याद करते रहेंगे। तो थैंक यू, बहुत अच्छा लगा स्वाति जी, और आपके फैमिली को बहुत सारा रिगार्ड्स एंड अगेन बहुत सारी बधाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।